हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपीएसआई एग्जाम के लिए लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये सभी क्वेश्चंस हमने ओली बोर्ड द्वारा प्रोवाइड कराए गए फ्री मॉक टेस्ट से लिए हैं। बाकी के सेक्शन अटेम्प्ट करने के लिए आप इस मॉक टेस्ट को अवश्य दें। इस मॉक टेस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए यहाँ पर एक ट्रैफिक सिंबल दिखाया गया है, तो हमें इसका अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। और यकीन मानिए इस तरह के क्वेश्चन आपके इस पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं और इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गिव वे, यानी रास्ता दे। और इसी तरह यहाँ पर इससे रिलेटेड सिंबल्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो आपका मॉक टेस्ट है ओली बोर्ड द्वारा प्रोवाइड कराया गया, इसको आप जरूर देखें। बाकी सेक्शन में भी आपको इस तरह की हेल्प प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर सभी एक साथ दे दिए गए हैं। जैसे ये स्टॉप का सिंबल है, ये गिव वे जो कि हमारा क्वेश्चन है, स्ट्रेट प्रोहिबिटेड नो एंट्री, पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, यहाँ पर हॉर्न प्रोहिबिटेड का बताया गया है। तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो देखकर पता चल जाता है, लेकिन कुछ इस तरह के होते हैं सिंबल जो हमें नहीं मालूम पड़ पाते हैं, तो इसलिए हमें जानने जरूरी हो जाते हैं। यह है नो पार्किंग का, यह है नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग, स्पीड लिमिट, राइट हैंड कर्व, लेफ्ट हैंड कर्व, ये तो हमको पता ही चल जाते हैं देखने से। राइट हेयर पिन बैंड, लेफ्ट हेयर पिन बैंड, यह है नैरो रोड अहेड, नैरो ब्रिज, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, यह है स्कूल अहेड, ये भी हमको मालूम है, हम कई बार देखते हैं। राउंड अबाउट, डेंजरस डीप, ठीक है, और यह है हम्प और रफ, और यह है बैरियर अहेड। तो इन सभी को आप जरूर जानना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, इस तरह के एग्जाम जो होते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग राइट। हिंदी में अगर बात करें तो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो जो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये किस तरह का राइट है? तो फ्रेंड्स, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, अच्छा आपको एक बात बता दें कि वास्तव में यानी ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, पहला था राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, 6th राइट टू प्रॉपर्टी, और 7th राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा 6th वाला फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, तो इसको जो है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसको डिलीट कर दिया गया था और इसको जो है आर्टिकल 300A में एज अ लीगल राइट की तरह ऐड कर दिया गया था। तो इस तरह पूछ लेते हैं कि आर्टिकल 300A किससे रिलेटेड है, तो ये जो है लीगल राइट इसको बना दिया गया था। तो ये आप याद रखेंगे। तो अब कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास? तो अब 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास। ये वाला जो है डिलीट कर दिया गया था, किसके थ्रू? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, आपको मालूम होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य ये संविधान के पार्ट 4A में दिए गए हैं। तो हमें बताना है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इन फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। अच्छा, आपको ये बता दें, कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि संविधान में कई तरह के चेंजेस इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किए गए थे। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, एसएससी में भी पूछा जा चुका है, रेलवेज में भी पूछा जा चुका है, इवन ये कुछ स्टेट्स के पीसीएस में भी पूछे जा चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन शुरू में। अब तो नहीं पूछा जाता क्योंकि अब ये एक काफी आम बात है, सबको मालूम ही है। ठीक है, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को। अब है फ्रेंड्स, मैच द फॉलोइंग हमको करना है। तो यहां पर हमारे पास दिए गए हैं फीचर्स बोरोड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी हमने जो फीचर्स हैं वो दूसरी कंट्री से लिए हैं। यहां पर हमको बताना है कि किस कंट्री के हमने कॉन्स्टिट्यूशन से इनको लिया हुआ है। तो पहला देखिए, रिपब्लिक एंड आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, ये हमें बताना है। दूसरा है कंकरेंट लिस्ट, तीसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और चौथा है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये हमको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी ए के साथ सेकंड, बी के साथ कंकरेंट के साथ ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन,
और सी क्या है हमारे पास, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये हमने लिया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहां पर आपको करेक्ट मैच भी दिखा दिया गया है, ठीक है, ये आप याद रखना। इसी तरह के और भी कई सारे हैं, तो आप इनकी एक लिस्ट तैयार कर लीजिए और इनको जरूर याद कर लीजिएगा, एक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो रिपब्लिक एंड द आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल, ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कंकरेंट लिस्ट, ये हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये हमने लिया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इनको एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन कैसे अपॉइंट करते हैं, क्योंकि इनके पास रिकमेंडेशन आती है कमेटी द्वारा। तो आपको बताना है कि उस कमेटी में इनमें से कौन सा एक मेंबर नहीं होता है, कौन सदस्य नहीं होता है। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बिल्कुल सही है। लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, बिल्कुल सही है, ये भी होते हैं। अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पर रॉन्ग है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द राज्यसभा। तो उस कमेटी में ये नहीं होते हैं शामिल, ठीक है, ऊपर के तीनों ये शामिल रहते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द राज्यसभा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि कौन सी कमेटी रिकमेंड करती है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का एक सदस्य यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इसका कोई भी मेंबर वो कितनी अवधि के लिए जो है अपनी सर्विस प्रोवाइड कराता है, यानी उसका टेन्योर कितना होता है, आपको ये बताना है। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए, कोई भी मेंबर हो यूपीएससी का, ठीक है, तो वो या तो 6 साल के लिए चुना जाता है, ठीक है, या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज तक चुना जाता है, जो भी इनमें से पहले हो जाए। मान लीजिए उसके 6 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन 65 ईयर्स ऑफ एज नहीं हुई है, तो वो जो है वहां से रिटायर हो जाएगा, ठीक है, उसका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए उसको 4 साल ही हुए हैं, लेकिन उसकी एज 65 हो गई है, तब भी वो रिटायर हो जाएगा। तो दोनों में से जो भी पहले हो जाए, उसी समय उसकी जो सेवा है, जो सर्विस है, वो समाप्त हो जाती है। संविधान के निम्नलिखित भाग में से कौन सा संविधान और उसकी प्रक्रिया को संशोधित करने के लिए संसद की शक्ति से संबंधित है। देखिए, इंग्लिश में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। तो देखिए, आपको मालूम होगा कि जो हमारा संविधान है, ठीक है, उसको हम संशोधित भी कर सकते हैं, संशोधन भी उसमें किया जा सकता है। तो हमको बताना है कि किस पार्ट में जो ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट या फिर इसको संशोधित करने का जो पूरी प्रक्रिया है, ये किस पार्ट में निहित है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसका जो पार्ट 20 है, ठीक है, तो उसमें ये पूरी प्रक्रिया दी गई है। अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि आर्टिकल 368, आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड है। अच्छा, आपको बता दें कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अमेंड करना है, तो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में पहले उस पर्पस से रिलेटेड बिल पेश करना होता है, ठीक है, और इसमें प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती है कि पहले उनसे परमिशन लेनी है, अगर परमिशन देंगे तभी हम पेश करेंगे, ऐसा नहीं होता है। और इसको कोई भी मिनिस्टर या फिर हाउस का जो प्राइवेट मेंबर है, वो भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। और मान लीजिए अगर दोनों हाउस में उस बिल से रिलेटेड डिसएग्रीमेंट है, एग्री नहीं कर रहे हैं उस बिल से रिलेटेड, तो इसमें ज्वाइंट सिटिंग का भी प्रावधान नहीं है, ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। और अगर एक बार बिल पास हो जाए, तो उसके बाद जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो अपनी सहमति इस पर देते ही हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी सहमति उससे सहमति देने से मना कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, उन्हें सहमति देनी ही होती है। तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रखिएगा। और एक बात आपको और बता दें, ये देखिए, तो किस तरह से पास होता है। तो देखिए, यहाँ पर 3 तरह से पास हो सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। पहला तो है अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, सिंपल मेजोरिटी से भी पास हो सकता है। दूसरा है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। अब ये स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है कि जो हमारा पार्लियामेंट हाउस के टोटल मेंबर्स की मेजोरिटी होना, प्लस वोटिंग्स के टाइम हाउस में जितने भी प्रेजेंट है मेंबर, उनमें से 2/3 एग्री करने चाहिए, तो इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। तीसरा है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। ठीक है, अब इसमें क्या है,
इसमें ऐसा है कि स्पेशल मेजोरिटी तो आपके पास होनी चाहिए, लेकिन आधे स्टेट्स जो है उसको उस बिल को उनकी जो असेंबली है वो भी उनको पास कर दे। अब आधे स्टेट्स ने पास कर दिया है और बाकी के स्टेट ने जो है मना कर दिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, अलग अलग तरह के प्रोविजंस होते हैं जो अलग अलग मेजोरिटी से पास किए जाते हैं। कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें केवल स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट चाहिए होती है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट के साथ साथ रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स ये भी चाहिए होता है। ठीक है, तो जो भी जिस पर्पस के लिए आता है वो उसी तरह की मेजोरिटी से पास किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो जो कथन है वो सही है, स्टेटमेंट सही है। पहला देख लेते हैं, द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। ठीक है, और दूसरा है द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। तीसरा है नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट अनलेस ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 25 years। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन दिया गया है, ये देखिए। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। संघ की विधायी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए पद धारण करेगा। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने 25 वर्ष की आयु पूरी ना कर ली हो। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। क्या पहला और दूसरा सही है, क्या केवल दूसरा सही है, क्या पहला और तीसरा सही है, या फिर ये सभी कथन सही हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल सेकंड। ठीक है, तो केवल दूसरा जो ऑप्शन है ये सही है। राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए पद धारण करेगा। देखिए यहां पर क्या दिया है, ये देखिए आर्टिकल 53(1). इसमें बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है केवल वो प्रेसिडेंट के निहित होती है। ठीक है, और यहां पर हमारे क्वेश्चन में क्या था, संघ की विधायी शक्ति। ठीक है, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर। तो लेजिस्लेटिव पावर जो है प्रेसिडेंट के उसमें नहीं होती है, केवल एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट में वेस्टेड होती है। ठीक है, अच्छा फिर क्या बताया गया है, आर्टिकल 56(1). इसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। ठीक है, तो 5 साल का इसका कार्यकाल होता है जो हमारे राष्ट्रपति होती हैं। ठीक है, कब से शुरू हो जाता है, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। ठीक है, जिस दिन से भी, जिस तारीख से भी वो अपने ऑफिस में एंटर करते हैं, ठीक है, उसी दिन से उनका 5 साल का कार्यकाल शुरू हो जाता है। फिर आर्टिकल 58(1)(b) ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट अनलेस ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 years। ठीक है, तो इसमें 35 years जो है ये मिनिमम एज क्राइटेरिया है कि होना ही चाहिए, जबकि हमारे क्वेश्चन में लिखा गया है 25 साल, तो इसलिए वो गलत है। तो यहां पर केवल सही ऑप्शन है बी। ठीक है, जो ये राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए पद धारण करेगा यही यहां पर सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात करता है। देखिए जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, तो हमको बताना है कि कौन सा आर्टिकल उनके तहत कौन सा आर्टिकल ये जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर वीकर सेक्शंस की जो एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इनको प्रमोशन, इनको बढ़ावा देने की बात करता है। तो ये करता है आर्टिकल 46। और यहां पर बाकी के आर्टिकल भी आपको बता दिए गए हैं। तो आर्टिकल 43A, ठीक है, तो ये पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इससे रिलेटेड है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स इसके लिए है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये पूछ ले जाता है। आर्टिकल 48A प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से संविधान की किस सूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है? इंग्लिश में बात करें तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। ये किस शेड्यूल में शामिल है? तो ये शामिल है 7th शेड्यूल में। फ्रेंड्स सभी शेड्यूल आप जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। और आपको यूट्यूब पर कई सारी वीडियो भी मिल जाएंगी जिनमें कि आपको शॉर्ट ट्रिक बताई गई है कि किस तरह से इन शेड्यूल्स को याद करें। तो आप जरूर उसको देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, हर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है।
भारत के संविधान के अनुसार कौन राज्यों की परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे और इलाहाबाद का कोई अन्य कार्यालय नहीं रखेंगे। ठीक है, यानी ये बताया गया है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है उसके एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कौन होते हैं। तो फ्रेंड्स ये होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रपति किसकी उपस्थिति में शपथ या पुष्टि करेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ और अफर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है, तो इस पे हमें गौर फरमाना है। देखिए, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय M.N. Roy in 1934. The Constituent Assembly was constituted in November 1946. On January 24, 1950, the Constituent Assembly held its final session. तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। क्या केवल 1 और 2 करेक्ट है, क्या 2 और 3 करेक्ट है, क्या केवल 1 और 3 करेक्ट है, या फिर सभी करेक्ट है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पर हमने हिंदी में लिखा है। तो देखिए, संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारत के लिए संविधान सभा के विचार को पहली बार M.N. रॉय द्वारा 1934 में सामने रखा गया था। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र आयोजित किया। तो इसमें से कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स, इसमें से ऊपर के ये सभी कथन सही है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि किसी संज्ञेय अपराध के आयोग का खुलासा करता है और कोई प्रारंभिक जांच की अनुमति नहीं है तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 के तहत FIR दर्ज करना अनिवार्य है। एक स्थिति और पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध का खुलासा होने पर अपराध दर्ज करने के अपने कर्तव्य से बच नहीं सकता। ठीक है, तो ये किस प्रसिद्ध मामले में इस तरह की बात कही गई थी। तो ये कही गई थी ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश 2008 में। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज आर करेक्ट। ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट दी गई है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में, आपको बताना है कि उनमें से कौन सी सही है। कभी कभी यहाँ पर इनकरेक्ट भी लिखा जाता है फ्रेंड्स, सिलेक्ट द इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये भी आप जांच लीजिए अगर एक बार उत्तर देने से पहले कि करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया है। तो यहाँ पर तो इनकरेक्ट, तो यहाँ पर तो करेक्ट ही पूछा गया है सभी क्वेश्चंस में। तो पढ़ते हैं, द CVC shall tender advice to the central government but not to local authorities owned or controlled by the central government. The CVC shall review the progress of applications pending with the competent authorities for sanction of prosecution under the Prevention of Corruption Act 1988. The CVC exercise superintendence over the vigilance administration of the various ministries of the central government. हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। CVC केंद्र सरकार को सलाह देगा लेकिन केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रित स्थानीय अधिकारियों को नहीं। CVC भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अभियोजन स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारियों के पास लंबित आवेदनों की प्रगति की समीक्षा करेगा। CVC केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सतर्कता प्रशासन पर अधीक्षण कार्य करता है। तो आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। तो फ्रेंड्स, केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। पहले वाला सही क्यों नहीं है, क्योंकि CVC केंद्र सरकार को तो सलाह देता ही है, साथ ही केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रित स्थानीय अधिकारियों को भी ये सलाह देता है। इसलिए ये वाला भी जो है ये गलत है, क्योंकि यहां पर ये नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट हमारे पास, मिस्टर एजे पर एक भीड़ द्वारा हमला किया जाता है जो उसकी हत्या करने का प्रयास करते हैं। वह भीड़ पर गोलीबारी किए बिना अपनी रक्षा नहीं कर सकता और वह उन छोटे बच्चों और महिलाओं को नुकसान पहुंचाने के जोखिम के बिना आग नहीं लगा सकता जो भीड़ के साथ घुल मिल जाते हैं। मिस्टर एजे ने भीड़ पर गोली चलाई और उसमें 4 बच्चे और 3 महिलाएं गोलियों से घायल हो गए। क्या मिस्टर एजे भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार किसी अपराध का दोषी है। तो फ्रेंड्स, क्या ये दोषी है। तो देखिए, पहले में कहा गया है यस ही वुड बी लायबल टू अटेम्प्ट टू मर्डर एज ही वाज अवेयर दैट ही कैन हर्ट चिल्ड्रन एंड वीमेन। नो, ही कमिट्स नो ऑफेंस एज पर इंडियन पिनल कोड एज ही वाज एक्सरसाइजिंग हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट। यस, ही कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ ग्रीवियस हर्ट। यस, ही कमिटेड द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होम। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स
ऑप्शन बी। नो, ही कमिट्स नो ऑफेंस एज पर इंडियन पिनल कोड एज ही वाज एक्सरसाइजिंग हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट। तो फ्रेंड्स इस पर जो है कोई भी इस तरह का मुकदमा नहीं चलेगा कि इसने कोई ऑफेंस किया है, ठीक है, क्योंकि ही वॉज एक्सरसाइजिंग ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, सबके पास अधिकार है अपने आप को डिफेंड करने का। ठीक है, अगर कोई इस तरह की उस पर पड़ जाए कि उसकी मौत भी हो सकती है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने का अधिकार सभी के पास है। आगे बढ़ते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में निर्दिष्ट किसी भी ऐसे जंगली जानवर जो मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गया है, उसका शिकार करने के लिए किसी भी व्यक्ति को आदेश देने का अधिकार किसे है? तो फ्रेंड्स ये अधिकार है द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को। फिर से है फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारे पास, एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी एट्रीब्यूटेड टू द ओरिजिनेटर। स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। इफ it was sent by a person who had the authority to act on behalf of the originator in respect of that electronic record. Second statement हमारे पास, if it was sent by an information system programmed by or on behalf of the originator to operate automatically. Third statement is if it was sent by the originator himself. तो हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। हिंदी वालों के लिए भी देख लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रवर्तक के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा यदि उस व्यक्ति द्वारा भेजा गया था जिसके पास उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के संबंध में प्रवर्तक की ओर से कार्य करने का अधिकार था, यदि यह स्वचालित रूप से संचालित करने के लिए या प्रवर्तक की ओर से प्रोग्राम की गई सूचना प्रणाली द्वारा भेजा गया था, या यदि यह स्वयं प्रवर्तक द्वारा भेजा गया था। तो कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स? इसमें यह सभी कथन सही है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये आपके लिए। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेड ऑफ इनकम फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कुल आय की गणना के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन एक आय का प्रमुख स्रोत नहीं है? तो यह फ्रेंड्स कैपिटल एंड रेवेन्यू गेन्स यानी पूंजी और राजस्व लाभ। नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत विशेष न्यायालय का गठन करता है? तो यह करता है स्टेट गवर्नमेंट विद द कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट। अगर हम इसको हिंदी में पढ़ें तो आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के साथ राज्य सरकार। तो फ्रेंड्स इसके बाद एक पार्ट और आएगा हमारे पास जिसमें हम फिर से इसी तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ओलिव बोर्ड द्वारा जो प्रोवाइड कराए गए हैं। और आपको बता दें कि हमने हाल ही में एक वीडियो इस पर भी बनाई थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी फॉर करंट अफेयर्स। तो ये आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। 1 या 2 हफ्ते पहले हमने इस वीडियो को बनाया था और इसमें आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमें किस तरह से उस हिसाब से अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है, हमने जनरल अवेयरनेस सेक्शन को प्रिपेयर करना है। तो इस वाली वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। और ओलिव बोर्ड का जो फ्री मॉक टेस्ट है यूपीएसआई का, इसको फ्रेंड्स आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा क्योंकि उसमें कई सारे इस तरह के फैक्ट्स भी बताए गए हैं जो कि आपको जानने चाहिए और पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही फ्रेंड्स आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।